गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रस्तावना के बारे में और देखते हैं कि क्या क्या आज हम लोग चर्चा करेंगे और क्या चर्चा कर चुके हैं। तो आइए, जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। और संविधान का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? प्रस्तावना। दैट इज नोन एज ए प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सार। सार यानी इसेंस ऑफ प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं हम लोग। इसेंस ऑफ प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं। इसेंस ऑफ प्रीएम्बल। देखिए सार का मतलब होता क्या है? सार वस्तु का आवश्यक गुण है। यदि सार को निकाल दिया जाए, यानी आवश्यक गुण को अगर वस्तु से निकाल दिया जाए तो वस्तु का स्वरूप क्या है? नष्ट हो जाता है। जैसे इस एसी का सार है ठंडा करना। अगर ठंडे करने वाली गुण को निकाल दिया जाए तो क्या जरूरी है लगाना यहाँ पे? नहीं। अग्नि का आवश्यक गुण है जलाना। अगर जलाने वाला गुण निकाल दिया जाए तो अग्नि का स्वरूप क्या है? नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रस्तावना का भी कुछ सार है। यदि उसे अगर निकाल दिया जाए तो संविधान का स्वरूप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यानी उसको संविधान नहीं कहेंगे। तो आखिर देखते हैं कि प्रस्तावना का जो सार क्या है, आखिर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। तो देखो, सार को हम तीन तरह से देख सकते हैं। तीन बातों पे फोकस किया है इन्होंने। नंबर एक, आराम से सुने आप, मैं आपका प्रवक्ता हूं, सुनाने के लिए आया हूं, आराम से बिल्कुल। संविधान का स्रोत, संविधान बनाया किसने है? कोई हो सकता है कह दे कि मैंने बनाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई इंस्टीट्यूशन चैलेंज करे कि मैंने बनाया है, तो ये जानकारी आपको यहां से मिलेगा। अगर इसको निकाल देंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि बनाया किसने है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, संविधान की प्रकृति। देखो, जैसा संविधान होगा, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता रहा हूं। राज्य, भारत क्या है? भारत एक राज्य है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब राज्य है, इस राज्य को संचालित करने के लिए हमने क्या बनाया है? सरकार बनाया है। भारत को चला कौन रहा है? जनता चला रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरी बात समझ में आ रही है? हम सरकार बना देते हैं और पूरी जिम्मेदारी, यस मोस्ट वेलकम, सरकार क्या कर रही है? राज्य को चला रही है। अब सरकार चला कैसे रही है? संविधान के अनुसार चला रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? भारत एक राज्य है और भारत को चलाने के लिए यहां की जनता ने एक सरकार नाम का एक संस्था बनाई। मेरी बात समझ में आ रही है? और सरकार फंक्शन कैसे कर रही है, उसके लिए जनता ने क्या बना दी? संविधान। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसा संविधान होगा वैसे ही सरकार को ढलना पड़ेगा। डू यू एग्री और नॉट? यानी जैसा संविधान की प्रकृति वैसे ही सरकार की प्रकृति। सहमत है या नहीं है? इशारा जरूर करना आप। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया गेम इसी पे टिका हुआ है, इशारे पे ही। तो यानी अगर मैं संविधान की प्रकृति लिखा हूं तो इसका मतलब है कि सरकार की भी प्रकृति होगी कि नहीं? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? संविधान की प्रकृति। और संविधान के हिसाब तो सरकार चलती है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा सरकार की प्रकृति बताएं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही बातें आएगी। और सरकार की प्रकृति का मतलब राज्य की प्रकृति। भारत कैसा होगा कहां पता चलता है? संविधान से पता चलता है। इसका मतलब जैसा संविधान वैसा ही भारत। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भारत में किसका सिक्का चलता है? संविधान का चलता है।
चाहे जितना भी आप धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिए, अगर जिस दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश करने लगेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कहेगी कि इसको दबा दो, यानी रिप्रेस कर दो, तो देखो सरकार की प्रकृति, राज्य की प्रकृति या संविधान की प्रकृति सब एक ही चीज है, और वो क्या है? संप्रभु। इसको बोलते हैं क्या? सोवरेन बोलते हैं। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभु है भारत, एक संप्रभु राज्य है। कहां पता चलता है आपको? प्रस्तावना में। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। दूसरी बात, समाजवादी, सोशलिस्ट, इसकी प्रकृति है। तीसरा क्या है? बोलिए। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और लोकतांत्रिक है। ये भारत कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। और कैसा है? गणराज्य, रिपब्लिक है। रिपब्लिक है। देखिए ये सब नेचर पता चलता है। भारत कैसा है, संविधान कैसा है, सरकार हमारी कैसी है, तीनों के लिए एक ही आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर का मतलब होता है उसका स्वरूप कैसा है। जैसे अगर कोई कहे कि भारत कैसा राज्य है, तो सबसे पता चलेगा कि भारत एक संप्रभु राज्य, इसका मतलब किसी से नहीं डरेगा, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गुड। समाजवादी नेचर का है। यहां समाजवाद क्यों नहीं लिखा गया है? समाजवादी क्यों लिखा गया? देखो समाजवाद, वाद का मतलब होता है विचारधारा। एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा सिद्धांत जिसके केंद्र में क्या हो? समाज हो। और जब इसी विचारधारा को जो फॉलो करेगा उसको क्या बोल देंगे? समाजवादी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या है, इसका नेचर कैसा है? समाजवादी है। क्लियर हो गई कि नहीं होगी? धर्मनिरपेक्ष है ये। और क्या है? लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसका ये नेचर है। ये क्या है? ये प्रकृति। यदि इस सब चीजों को संविधान से निकाल दोगे तो स्वरूप नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सार, इसेंस। यानी इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा। यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है ये सब। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मेन पिलर है जिस पर भारत टिका हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। अगर इसको आप डैमेज करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दूसरा है संविधान के आदर्श। संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य। पता किसी में चलता है। क्या है इसके उद्देश्य? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है, और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है। यही इसके सार हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मेन इंपोर्टेंट चीज जो है हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखता है वो यही है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का यही सार है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है? तो ये चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता है, बंधुत्व हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य है, आदर्श है, अचीव करना चाहता है, टारगेट है, ये लक्ष्य है। और ये समय के हिसाब से बदलता रहेगा। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा था तो उस वक्त इंटरनेट नहीं था, इंडिया में तो नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट्सएप लोग नहीं चलाते थे। जब इंटरनेट नहीं तो व्हाट्सएप नहीं।
और अब क्या है, जगह कहीं पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इसका मतलब है कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी तो ये भी बदलेगा और लोगों को कोशिश करेगा कि ये भी दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या चाहता है, ये चाहता है कि ये अचीव करें हम। मेरी बात समझ में आ रही है? और माध्यम क्या होगा, ये होगा। अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी ये नेचर होगा तो अचीवमेंट ये होगा, और इसका जो अचीवमेंट होगा वो टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, हम भारत के लोग, संविधान को बनाया किसने है? हम भारत के लोग ने बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान को बनाने वाला कोई संस्था नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई धर्म नहीं बनाया है। किसने बनाया है? हम भारत के लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? और हम भारत के लोग में कौन शामिल है? सभी जनता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, हम इसको कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। मेरी बात समझ में आ रही है? आज आपको हम ये बताएंगे, संप्रभु, यहां से शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास। क्लियर हो गई? तो जरा हेडिंग डाल दें, संप्रभु। संप्रभु, सॉवरेन। देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आएगा कैसे और कैसे भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ढेर सारा क्वेश्चन पहले लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो इसको पढ़ना ऐसे चाहिए। ठीक है? तो ये मेरा तरीका होता है। हम कोई भी चैप्टर पहले कुछ भी लिखवाएंगे तो पहले क्वेश्चन, उसके बाद हम कंटेंट लिखवाएंगे। तो जरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? क्या भारत एक संप्रभु राज्य है? क्या भारत एक संप्रभु राज्य है? अपने उत्तर तर्क के साथ लिखिए। तर्क के साथ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है? और इसके समाधान हेतु उपाय सुझाएं। इसके उपाय सुझाएं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने वैश्वीकरण ने संप्रभुता की अवधारणा को कमजोर किया है। टिप्पणी करें।
क्या करें? टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कोरोना महामारी ने भारतीय संप्रभुता के समक्ष कुछ चुनौतियों को जन्म दिया है। कुछ चुनौतियों को जन्म दिया है। भविष्य में इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाया जाना चाहिए? किस तरह के कदम उठाया जाना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग है ना, हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किए गए ट्वीट, ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा किए गए ट्वीट जो किसान आंदोलन को समर्थन करता है, यानी ट्वीट जो किसको समर्थन कर रहा है? किसान आंदोलन को समर्थन करता है। क्या यह भारतीय संप्रभुता पर हमला है? क्या यह भारतीय संप्रभुता पर हमला है? टिप्पणी करें। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कनाडा गवर्नमेंट ने भी की थी, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, पर आपको केवल थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं ताकि आप सोचिए। अब जरा आते हैं कि संप्रभुता है क्या। अब देखते हैं, जरा इसको समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखिए, पहले आप समझ लें, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपको डिटेल में। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। संप्रभु का मतलब होता है, प्रभु का मतलब इस शक्ति, प्रभु का मतलब क्या होता है? शक्ति। संप्रभु यानी इसके ऊपर, मेरी बात समझ में आ रही है? जो सबसे ऊपर होता है उसी को क्या बोलते हैं? संप्रभु। भारत के ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है। क्या है इसका मतलब? भारत स्वयं में क्या है? शक्ति है। स्वयं में क्या है? इसका मतलब हुआ कि भारत स्वयं में क्या है? शक्ति। पहले शक्ति समझिए, संप्रभुता बाद में देखेंगे, है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपके ऊपर हो, यानी इंडिया के ऊपर हो, जो इंडिया को कंट्रोल करे। जैसा ये, इसको पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में समझिए। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को अगर कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है तो ये मान के चलता है कि प्रकृति का एक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है उस प्रकृति के नियम से। पॉलिटिकल साइंस एक दूसरा सब्जेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो यह कहता है, वो राज्य के संदर्भ में पूछ रहा है कि राज्य शक्तिशाली है कि नहीं, वो अपने नियम से संचालित हो रहा है कि नहीं, कि दूसरे नियम से संचालित। जैसे बिफोर 1947 भारत के ऊपर एक शक्ति थी। वो शक्ति कौन थी?
ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो भारत में कोई भी निर्णय लिया जा रहा था वो किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को जब डिक्लेयर होता है कि इंडिया एक स्वतंत्र देश है ना, 15 अगस्त को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत अब स्वयं एक शक्ति हो गया है। क्लियर हो गया यहां तक? यानी कोई ऐसा प्राधिकार, कोई ऐसी शक्ति भारत के ऊपर अब नहीं होगा। इसका अब अगला स्टेप क्या होता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत चाहे वो अपने आंतरिक मामले हो या वो बाहरी मामले हो, दोनों में क्या होगा? वो स्वतंत्र होगा निर्णय लेने के लिए। क्या होगा? निर्णय लेने के लिए। यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में और बाह्य स्वतंत्र होगा। क्लियर हो रही बात? आंतरिक मामले और बाह्य मामले को जब कैटेगराइज करते हैं तो इसका मतलब हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मामले। और बाह्य मामले का मतलब होता है मित्र, शत्रु और संधि। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया के कोई भी ऐसे कंट्री या संस्था को शक्ति नहीं प्राप्त है कि भारत के इन मामलों में कोई हस्तक्षेप करे। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और या फिर इन मामलों में अगर भारत किसी के साथ संधि करता है तो ये भारत का अपना पक्ष, अपना इंटरेस्ट, चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। समानता कई कंट्री क्या करता है? आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। जैसे ये हमारा कौन सा हिस्सा है? कश्मीर का हिस्सा है। तो यहां पर ये पीओके है और ये हम लोग का JNK है। ये चाइना के कब्जे में है और ये किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। जब हमने आर्टिकल 370 को रिपील किया, वी हैव रिमूव द आर्टिकल 370, तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि भारत ने गलत किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ तुर्की इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर। कश्मीर इंटरनल मैटर या एक्सटर्नल मैटर है? इंटरनल मैटर है। तो भारत ने क्या कहा? इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री एंड द नो एनी अथॉरिटी वुड बी अलाउड टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर। मेरी बात समझ? बोला था कि नहीं? याद है कुछ? है ना याद? दूसरी बात, मलेशिया की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था कि कश्मीर जो है भारत ने गलत किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। किसने? द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने। तो भारत ने ऐसा चाल चला कि उस प्रधानमंत्री को ही गिरा दिया। आपको मालूम है वो प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं है जिसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। अब भारत के फेवर करने वाला प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वहां। ये होती है पावर। मेरी बात समझ में आ रही है? पैसे खर्च होते हैं इसके लिए। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ऐसे भी आप मुखर्जी नगर में दोस्त नहीं बना सकते हो बिना पैसा खर्च किए हुए। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? आप पैसा दबा के खर्च कीजिए, एक से एक दोस्त मिलेंगे आपको। तो भारत ने क्या किया? आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना हो तो विरोध किया हमने। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब ये हमारा कौन सा मामला था? राजनीतिक था, धार्मिक था, आर्थिक था? कौन था? राजनीतिक था। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? गुड। इसी तरह से सामाजिक, ये जैसे मान लिया कि यहां पे हम लोग कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लॉ वगैरह रिफॉर्म करने के लिए बनता है, जैसे कोई भी रिफॉर्म के लिए होता हो तो कोई दूसरी कंट्री ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये आंतरिक मामला है। जैसे सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का व्यवस्था किया, नाम सुना होगा आपने, मतलब झेला भी है ना? अब लॉकडाउन का मतलब हुआ कि हम
विदेश से आने वाले जितने भी हवाई जहाज है हम रोक देंगे, नहीं आने देंगे। अगला कंट्री कहेगा क्यों नहीं आने दोगे आप? तो कहेंगे भाई गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि लोगों के स्वास्थ्य को वो सुरक्षा दे, यानी संरक्षण करे, प्रोटेक्ट करे लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में नया जब स्ट्रेन आना शुरू हो गया कोरोना के, जो नया एक आयाम, तो भारत सरकार ने क्या कि वहां से आने वाले प्लेन को रोक दिया। दिया कि नहीं? अगर यही ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले 1947 से पहले वाली, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, वो मानती 1947 से पहले अगर यही घटना घटता तो? पर अब भारत संप्रभु राज्य है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको मानना पड़ा। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो हम किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देंगे। यहां तक समझ में आ गई होगी बात। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को एक सोसाइटी में मान लिया कि कोरोना के कुछ केसेस मिल गए, तो हम लोग क्या करते थे? सील कर देते थे। करते थे ना? एक तरह से मान के चलो कि एक तरह से अछूत का व्यवस्था था। तो दूसरा, कई लोग ऐसा अगर यह कहते कि नहीं आप समाज में भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? ये इंटरफेयर हो जाता है हमारी सोसाइटी। मेरी बात समझ में आ रही है? सामाजिक मुद्दे में। इसी तरह से सरकार, सामाजिक का मतलब होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, है ना? तो अगर नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, अगर दूसरे कंट्री यह कहती है कि आप इसमें ना हमारे कुछ सिलेबस को इनपुट कीजिए, सरकार मानेगी? नहीं मानेगी। यही चीज है। आर्थिक मामला देखो, मेक इन इंडिया जब से आया है दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, केवल वेस्टर्न कंट्री को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम सामान वहीं से मंगाते थे। अब किसी मेस में खाना खाएंगे और एक बैग हम कहें कि अब नहीं खाएं, हम खुद से बनाएंगे, तो मेस वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बिक्री होता था वो कहाँ बेचेंगे हम? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो हम आइटम्स मंगाते थे अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। क्लियर हो गई? और प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया लॉन्च कर दिया। तो मेक इन इंडिया जैसे ही लॉन्च किया तो इनमें उन्होंने कहा क्या कि एक सोलर पावर प्लांट लगाना है हमें राजस्थान में। तो सोलर प्लेट बनेगा कहाँ? तो उन्होंने कहा, कंपनी को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया, छूट थोड़ी सी दी टैक्सेस में, तो कंपनी ने बनाना शुरू किया। अमेरिका ने दबाव डाला कि नहीं सोलर प्लेट हमसे मंगवाइए आप। तो सुषमा स्वराज अमेरिका गई हुई थी उस दौरान, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका शुड रिमेंबर इट, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। ये सेम लाइन उन्होंने रिपीट की थी वहां पे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत स्वतंत्र है अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए, है कि नहीं है? आपको कहने से हम सोलर प्लेट आपके यहाँ से मंगाएंगे? ये तो हमारा संप्रभु है ना? हम खुद बनाएंगे। तो क्या हो रहा? गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा, किसान लॉ, फार्मर्स लॉ जो इसको बोलते हैं हम लोग, कृषि कानून, इसका विरोध हो रहा है। भाई विरोध करने वाले भी हमारे हैं और सरकार भी हमारी। ऐसा तो आंदोलन चलता रहेगा, हमेशा चला है, हमेशा चलेगा, चलता भी रहेगा। कनाडा की सरकार ने क्या की, वहां के पर्सनली एक सिख कम्युनिटी को एम्यूज करने के लिए, क्योंकि वो वोटर है वहां के, मेरी बात समझ में आ रही है, और उनकी तादाद थोड़ी सी किसान आंदोलन में ज्यादा थी, तो उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। किसको? आंदोलन को। और उन्होंने फेवर में स्टेटमेंट देना शुरू किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कही कि कनाडा गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इंटरफेयर आवर इंटरनल इकोनॉमिक अफेयर, इंटरनल इकोनॉमिक अफेयर, and India is a sovereign country. India has to deal its economic affair with our internal interest. Do you agree or not? तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा चुप हो गई। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि कोरोना का दवा वहीं से आना है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा बोलूंगा तो दवा फिर नहीं मिलेगा, अभी दवा जा रहा है वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आर्थिक मैटर हो गया। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जो है सब्सिडी देती है कुछ कुछ चीजों पर किसानों को, है ना? जब सब्सिडी देती है तो WTO में कई लॉ ऐसे बने हुए, आप पढ़ोगे इकोनॉमिक में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WTO। दोहा राउंड, बहुत सारा राउंड एक वार्ता हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें विकसित जो देश हैं वो विकासशील देश जैसे भारत हो गया, इस तरह के देश पे दबाव बनाता है कि आप किसानों को इतना सपोर्ट ना करें। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए एक हकीकत ये भी है कि जो सरकार झुक नहीं रही है किसानों के आगे, इसका एक दबाव है अंतर्राष्ट्रीय। हम चुनौतियों में लिखवाएंगे आपको। मेरी बात
समझ में आ रही है? तो सरकार जब किसानों को बढ़ावा दे रही है तो ये जो अमेरिका वगैरह है ये दबाव बनाने की कोशिश करता है कि आप सब्सिडी वगैरह ना दें। अगर आप बताइए कि अगर नहीं देगी गवर्नमेंट तो किसान के तो हालात ऐसे खराब है ही है और खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? तब वहां पर क्या करता है भारत? नहीं मानता है उनकी बातों को। क्लियर हो गया कि नहीं? राजनीतिक समझाया धार्मिक। देखो धार्मिक मैटर्स भी कई इंडिया में होते हैं। जैसे 3 तलाक का कानून बनना था, एक मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड ये लॉ था कि मुस्लिम जो मेल हैं वो फीमेल को छोड़ देते हैं 3 बार कह के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कैसे हटा देंगे अपनी लाइफ से किसी को? क्लियर हो रही है? उसके लिए एक ड्यूरेशन होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए जो रियलिटी में है, यानी 30 डेज का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जब बनाने की कोशिश की लॉ तो दुनिया में कई मुस्लिम कंट्री, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कि भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है, उसका अपना एक पावर है डील करने के लिए। क्लियर हो रही है? और विरोध कहां के मुस्लिम ने किया? इंडिया। तो सरकार कहती इट्स ओके, यू हैव द वे टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जाइए, लेकिन यही कोई दूसरी मुस्लिम होगा, कर सकता है विरोध? नहीं कर सकता। यानी पावर केवल केवल किसको है? यहां के लोगों को है। क्लियर हो गई बात? अब मित्र, मित्र का मतलब देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे तो एक लाइन जरूर वो लिखवाएंगे आपको कि अस्थाई ना तो मित्र होता है ना तो अस्थाई दुश्मन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कब मित्र दुश्मन बदल जाए और कब दुश्मन मित्र बन जाए कोई पता नहीं होगा। जिससे आपका नेशनल इंटरेस्ट मैच करता हो, मिलता हो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मित्र में आ जाएंगे। अब जैसे देखो नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन जिस तरह से व्यवहार करना शुरू किया है तो आने वाले समय में अगर यही कंटिन्यू रहेगा तो क्या चला जाएगा? किस श्रेणी में? शत्रु। क्यों? क्योंकि चाइना इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है उसके थ्रू। डू यू एग्री और नॉट? तो कब कौन बदल जाएगा पता नहीं। तो मित्र का एक लिस्ट है, इसका भी एक लिस्ट है। और संधि, शत्रु का मतलब होता है जो आपके राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाता हो, चोट पहुंचाता हो। जैसे कोई आतंकवादी को भेज के बम ब्लास्ट करवा दे तो क्या होगा? वो मित्र होगा या शत्रु होगा? शत्रु होगा। क्लियर हो गई? तो भारत ये कहता है कि भारत उसकी पहचान करे। क्या करे? उसकी पहचान करे और रिटेलिएट करे। जैसे आतंकवादी ने पुलवामा में हमला कर दिया, सरकार ने क्या किया? एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर संप्रभु नहीं होता भारत तो कर पाता? नहीं कर पाता। क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो संविधान कहता है कि आप रिकॉग्नाइज करें और फिर क्या करें? आप उसके साथ ट्रीट करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक करें, कभी एयर स्ट्राइक करें। और संधि, भारत कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ संधि कर रखा है और वो संधि जो किया है किसी के दबाव में नहीं किया है, अपने इंटरेस्ट के लिए किया है। भारत को जिससे लाभ पहुंचता हो बिल्कुल उसका समझौता करेगा भारत, जिससे नुकसान होता हो उससे नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे संधि किया है, कई संधि में भारत को दबाने की कोशिश हुई है तो भारत क्या करता है? हट जाता है वहां से। जैसे एनपीटी नाम सुना आपने? साइंस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हैं आप? अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है आपने? इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं इसको, परमाणु अप्रसार संधि। मेरी बात समझ? अगर भारत इस पर साइन कर दिया होता तो परमाणु बम हमारे के यहाँ नहीं बन पाता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भारत दबाव में नहीं आया अमेरिका के, जबकि गरीबी हमारे के यहाँ कितनी है, भुखमरी भी है। सरकार सोचती कि अगर अमेरिका दे देता, अगर मदद कर देता तो गरीबी दूर हो जाएगी, भुखमरी है समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? समझौता नहीं किया। अगर परमाणु बम है तभी तो डराते हैं अगला को, डराते हैं कि नहीं डराते हैं? तो सरकार ने क्या बोली? ना, नहीं साइन करेंगे। आज तक देखिए साइन नहीं हुआ इस पर। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कई इसी तरह के और भी समझौता है जिस पर भारत ने साइन नहीं किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत क्या है? संप्रभु। और अगर नहीं होता तो हाथ पकड़ कर लिखवा लेता, क्या करो साइन। जैसे पहले 1947 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत को झोंक दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था।
बिना हमारी मर्जी के, और ले आकर के वहां डाल दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे 7 राज्यों में, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इनको फिर से शामिल कर लिया। किसको शामिल किया? भारत को। और बिना भारत से पूछे हुए, यानी जहां की जनता से पूछे हुए। क्यों? क्योंकि इसका संचालन जो हो रहा था यहाँ की जनता के थ्रू नहीं, ब्रिटिश शक्ति के थ्रू। तो उस वक्त संप्रभु नहीं था। और अब जरा कोई करके दिखाए, यही ब्रिटिश पॉसिबल है? नहीं है। ये तो हमने आपको मीनिंग बताए। क्या बनाए? मीनिंग बताए। इतना आसान भी नहीं है जितना हमने आसानी से आपको बता दिया कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। ठीक है, कई जगह झुकेगा, देखिएगा अभी आप। चुनौतियां भी आता है इसके सामने। देखो चुनौती कैसे कैसे आ रहा है, एक बार समझा देता हूं, फिर मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से लिखवाऊंगा आपको, नॉन स्टॉप। ठीक है, गुड। देखिए, ये है हमारा कश्मीर, है ना? ये है चाइना के कब्जे में, है ना? और ये है, थोड़ा थोड़ा अगर आप भी बनाते चलोगे एक रफ तो चलेगा। ऐसे सुनना है तो सुनिए आप। ये है पीओके। पीओके समझते हैं आप? फुल फॉर्म क्या होता है पीओके का? नोबडी विल हेल्प प्लीज। हाँ देखो, इसीलिए पूछता हूँ ताकि बताएं हमको। पी का मतलब पाकिस्तान, ओ का मतलब ऑक्युपाइड, और के का मतलब कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये चाइना के कब्जे में है। चाइना ने वन बेल्ट और वन रोड एक प्रोग्राम शुरू, यानी ये इनिशिएटिव इसके है। वन रोड और वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। देखिए चाइना ने क्या किया है कि एक रोड बनाना शुरू किया, हाईवे, और ये है पाकिस्तान। आप इसको ऐसे समझ जाइए, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है। चाइना ने यहां से लाया है रोड और क्रॉस कर दिया यहां से। हम अपना मैप में पूरा दिखाते हैं कि नहीं कश्मीर को, और ये मानते हैं कि नहीं कि ये मेरा है, कि नहीं मानते हैं आप? और बिना आपसे पूछे हुए आपकी जमीन पे कोई सड़क बना दे तो क्या मानोगे आप? कि आपकी छाती पे चढ़ रहा है, कोई चढ़ रहा है कि नहीं? तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती है कि नहीं? एक तो चलो कब्जा कर रखा था तो इससे हमारी बातचीत चल रही है ना? आए दिन हम लोग भी 2 बम गिराते हैं, ये भी 2 बम गिरा देता है, खुश खुश रहते हैं हम लोग, दीपावली मनाते रहते हैं ना। लेकिन ये तीसरी जो शक्ति है, ये क्या किया कि रोड बना दिया, और बिना भारत से पूछे हुए। पूछ किस रहा? पाकिस्तान से पूछ रहा है। तो आप बताएं कि ये कंप्लीट चैलेंज है कि नहीं है ना? तो चुनौती नंबर 1 ये हुआ कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना इज कंप्लीटली थ्रेटिंग टू द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, एक तो दोनों कब्जा करके बैठा हुआ है, एक्वायर कर लिया है हमारे लैंड को, किया है कि नहीं? तीसरा, आप बॉर्डर डिस्प्यूट, आप अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में चलोगे तो वहां पर भी है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा एरिया कब्जा कर रखा है वहां पर भी। तो ये इश्यूज है कि नहीं है? संप्रभुता चैलेंज हो रहा ना, नंबर 1। नंबर 2, मैप जो है हमें एडजेक्ट तो नहीं बनाना आता है, इसके लिए सॉरी, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, थोड़ा सा बनाता हूं बड़े स्तर पे। खराब बन गया क्या? कोई बात नहीं, हंसने वाली बात तो है ही है, पर आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, हालांकि बहुत एक पाप है कि अपना देश का मैप नहीं बना पा रहे हैं ना।
लेकिन बना लेता हूँ, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। देखो ये है हमारा पाकिस्तान है, ये क्या है, और ये क्या है, अफगान है ये, और ये ईरान है। क्या है, ईरान है। आपने सुना होगा ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है ये श्रीलंका है। चाइना ने क्या किया, वन बेल्ट वन रोड के थ्रू ये यहां से आकर के गवादर पोर्ट है, ये क्या, कौन सा पोर्ट है, गवादर पोर्ट है। और ये यहाँ पर चाह बहार है, चाह बहार पोर्ट। और ये पोर्ट जो है वो है चिटगाम। क्या है, चिटगाम है ये। और ये है म्यांमार। क्या है ये, म्यांमार है ये। और यहां पर जो है वो सीतवे बंदरगाह है, सीतवे पोर्ट। मेरी बात समझ में आ रही है। और यहां पर जो है वो हम्बन तोता है, हम्बन तोता है। क्लियर हो गई। चाइना ने क्या किया है कि यहां पे पोर्ट बनाया है, यहां पोर्ट बनाया है। अब इसको कनेक्ट कर दिया। देखो भारत को जैसे लग रहा है कि माला पहना दिया है। क्लियर हो कि नहीं हो रही है। देखिए अगर आपका घर है और आपके घर के चारों तरफ कोई गड्ढा खोद दे तो आप मान के चलो कि आपको चैलेंज कर रहा है, वो कुछ ना करे, आपको डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन मेंटली वो आपको टॉर्चर कर रहा है। वो कर रहा है कि नहीं, कुछ ना करे, केवल गड्ढा खोद के छोड़ दे चारों तरफ, और आपका जो रास्ता निकलने का उसमें कुछ ना डिस्टर्बेंस करे, तो आपको नहीं डिस्टर्ब होगा। देखो डिस्टर्ब करने का और तरीका है, बॉक्स बजा दो स्टूडेंट के बगल रूम में, तो इरिटेट होता रहेगा, भाग जाएगा रूम छोड़ करके। यही कर रहा है चाइना भारत को, चारों तरफ से इसको मेंटली जानते हरास करने की कोशिश कर रहा है, झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे क्या है, संप्रभुता के लिए क्या चैलेंज है कि नहीं है। तो ये मोतियों की माला इसका नाम दिया गया। क्या दिया गया है, मोतियों की माला। आप सुने होंगे, सबका नाम सुने होंगे, बहुत नया नहीं है, पुराना है ये सब। इसके बाद आप देखा होगा जैसे टेररिस्ट को भेजता है और घर के अंदर बम ब्लास्ट करवा, जैसे कश्मीर में बम ब्लास्ट करवा रहा है, डायरेक्ट थ्रेट है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं जी। अब क्या हो रहा है, साइबर बैठा हुआ कहां, दूसरे कंट्री में, और साइबर अटैक करवा रहा है। आरबीआई के अकाउंट को खाली करने की कोशिश करता है हमेशा। सरकार के जो साइट है ना, जो गोपनीय जहां पे दस्तावेज होता है, उसको हिट करने की कोशिश करता है। हमारे जो परमाणु जो हथियार हैं उसको कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए डिवाइसेस जो डेवलप किया गया उसको हिट करने की कोशिश करता है। तो बताइए चैलेंज है कि नहीं, साइबर अटैक है कि नहीं जी। दूसरी चीज आपने देखा होगा, यहाँ नक्सलाइट भी है ना, नक्सल। अब क्या किया कि नेपाल के रास्ते से चाइना जो है इसको सपोर्ट करने लगा है, और आईएसआई क्या करता है, उसको ट्रेनिंग, हथियार वगैरह इधर उधर से इंतजाम करवा रहा है। तो मेरे ही लोगों को मेरे ही खिलाफ अगर कोई इस्तेमाल करे तो संप्रभुता के खिलाफ है कि नहीं, चुनौती है नहीं। आपने देखा हाल में मैंने दिखाया कुछ क्वेश्चन, हाल में चुनौतियां, नेपाल का देखना भी आप, मेरा लैंड है कहता नहीं मेरा है। जो कंट्री को सही से खाना अगर नहीं है, 10 दिन ब्लॉक कर देगा इंडिया, तो घुटने टेक देगा। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो काली नदी है उसका जो क्षेत्र है वो हमारा है। एक चीज आप जान लें, अगर आपका घर, आप अच्छा, आपकी स्थिति ठीक है और आपके बगल में कोई छोटा ऐसा कोई झोपड़ी में रहता है और आए दिन आप पे ईटा बरसा रहा है, तो आप समझ जाओ कि पावर इसमें नहीं, कहीं कोई ना कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो नेपाल, पाकिस्तान, इस सब की हिम्मत नहीं है, जो आधा घंटा वार में टिक नहीं सकता और बार बार आपको थ्रेट करता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई पीछे एक शक्ति है जो कहीं ना कहीं हमें हिट करना चाह रही है। डू एग्री और नॉट। तो इस तरह के। दूसरा चीज अब आपको मैं दिखलाता हूं, यहाँ पर अभी जो रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमारे को जो कहते हैं कि संप्रभु हैं, ये यहाँ पर बंदरगाह जो ईरान दोस्त है भारत का, चाह बहार पोर्ट दिया था बनाने के लिए। इसको भारत चाहता है कि यहाँ से हम हाईवे से और रेलवे के थ्रू अफगानिस्तान में जाए। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर रहना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है, वरना ये बदमाश बच्चा है,
इसको जो है कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ जाना होगा। और साथ ही साथ और भी कई कंट्री हैं, जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं और इसका झुकाव भारत की तरफ है। और वो भारत को इनवाइट किया है कि यहाँ पे परमाणु भी है, यानी यूरेनियम भी है और गैस भी है, आप यहाँ से निकालें, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और ले जाएं आप ट्रेन के थ्रू यहाँ, और यहाँ से शिप से आप मुंबई। मेरी बात समझ में आ रही है? अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल मंगाना कम कर दिया। किसके दबाव में? अमेरिका के दबाव में। तो ईरान ने क्या किया? रेलवे प्रोजेक्ट से ही बाहर कर दिया इसको। कर दिया कि नहीं? आपने सुना होगा, अभी नहीं सुना हो तो मैं सुना रहा हूं। रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। देखिए, भारत अगर अमेरिका के दबाव में किसी कंट्री से समझौता तोड़ रहा है या कुछ समझौता कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी संप्रभुता के साथ हम समझौता कर रहे हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि रेलवे प्रोजेक्ट से ईरान के द्वारा भारत को बाहर किया जाना। और चाइना तो यही इंतजार में है कि भारत को बाहर करे, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। भारत 1 रुपया देगा तो वो कहेगा नहीं, हमसे 10 रुपया ले लो। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो भारत अगर एक अच्छा दोस्त खो देगा अमेरिका की वजह से, तो भारत यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। और जब यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जब ये नहीं कंट्रोल होगा तो यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये देखो कितना संप्रभुता के समक्ष चुनौतियां हो रही हैं। ओवरऑल समझ रहे हो आप? पढ़ा रहा हूँ प्रियम्बल, बता कहाँ रहा हूँ, पर आपको पढ़ना पड़ेगा इसी सेंस में। क्लियर हो रही बात? ये हमने चुनौती दिखाया। अब वैश्वीकरण का भी बात हमने किया था कि वैश्वीकरण में कैसे चुनौती हो रही। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? पूंजी और सेवाओं का जो आवागमन हो निर्बाध तरीके से हो, निर्बाध तरीके से। तो भाई हम ईरान से तेल मंगा रहे थे, अमेरिका से भी सामान मंगाते हैं। अब क्या, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो रहा है तो इसके लिए समझौता करते हैं, तो किसी के फेवर में हो जाता है तो किसी के अगेंस्ट में हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे आपने सुना होगा कि ट्रंप ने मैक्सिको के जो बॉर्डर है अमेरिका और मैक्सिको, उस पर दीवार खड़ा किया था। सुना था ना आपने? वैश्वीकरण का डिफिनेशन है कि आबाद आवाजाही, यानी सीमाओं को तोड़ दिया जाता है एक तरह से, है ना, ब्रेक हो जाता है। और वो क्या कर रहा था? दीवार खड़ा कर रहा था। तो वैश्वीकरण के अगेंस्ट में था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कई एग्रीमेंट ऐसे हैं, जैसे WHO का गाइडलाइन अब भारत को मानना पड़ रहा है। इतना दिन जो लंबा लॉकडाउन चला था, शौक नहीं था भारत सरकार को, ये गाइडलाइन था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो गाइडलाइन फॉलो करना पड़ा। कभी कभी आप देखते हैं आपको सोना गिरवी रख देना पड़ता है, IMF के जो गाइडलाइन उसको फॉलो करना पड़ता है, और उसमें झुकना पड़ता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वैश्वीकरण के दौर में तो हो रहा है ये। तो इन सब चुनौतियों को वहां पे मेंशन करें। वो बॉर्डर को हिट नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को हिट करने लगा। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ये चीजें। दूसरा मैंने समझाया था कि कोरोना काल में कौन कौन से चुनौती पैदा हुई है। आप एक पॉइंट जरा मुझे बता दें, आप अपने से सोच कर, कौन सा चुनौती पैदा किया था भारत? देखिए, आप ये जानिए, भारत अभी भी इस बात पे अडिग है कि कोरोना जो है ये वायरस लैब में तैयार किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? भारत इस बात पे अभी भी WHO कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। भारत तो जाके नहीं डायरेक्टली करेगा, क्योंकि इसके लिए संस्था बनी हुई है। वो कह रहा है कि ये लैब में बना हुआ है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। और अभी भी कायम है ये, ऐसा नहीं कि वो हट गया है ये। और लैब में अगर है बना हुआ तो इसका मतलब है किसी के खिलाफ यूज हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर भारत प्रभावित नहीं होता तो ये माना जाता कि भारत के खिलाफ नहीं था। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? और भारत बेजोड़ तरीके से प्रभावित हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत को भी हिट करने के लिए ये तैयार किया गया था। तो हमारे लिए क्या संप्रभुता के लिए चैलेंज किया कि नहीं? कोई अगर हमारे ये तो आंतरिक में सब मामले को कर दिया डिस्टर्ब, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? कई एग्रीमेंट नहीं हो पाए बाहर में। तो एक तो ये कि लैब में तैयार होने पे भारत सरकार का अडिग होना इस बात को बताता है कि चाइना ने कहीं ना कहीं हमारे संप्रभुता के खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल किया, जिससे ना केवल भारत बल्कि अन्य कंट्री भी क्या हुए? प्रभावित हुए। सहमत हैं कि नहीं है? अगर आप ये कहोगे कि केवल चाइना कोरोना वायरस से भारत का प्रभाव हुआ है, ये नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट पुट करना पड़ेगा।
कि कोरोना काल में क्या हुआ, लैब में तैयार किया गया, ऐसा मानना है सरकार को। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि कई कंट्री में हमारे लोग फंसे थे और कई कंट्री के लोग हमारे के यहाँ भी फंसे थे कि नहीं? आप देख रहे होंगे कि एक तो हमें आने नहीं दे रहा था और हम दूसरे को क्या कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें हुआ क्या कि कोई कंट्री हमें ये कह रहा था कि आप मेरे लोगों को आप सुरक्षित रखें या उनको भेजें। उसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ न्यूज़ नहीं आ रही थी, हमने क्या कर, उनके आगे झुकना पड़ा। उनको लोगों के, उनके जो पर्सन्स थे, उनके जो सिटीजन्स थे, उनको स्पेशल फ़्लाइट में बैठा के भेजना पड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? और उस पर खिलवाड़ किसका हुआ? हमारे जो देश की जो जनता थी उनके स्वास्थ्य के साथ। ये क्या था? ये हिट था, ये झुकना पड़ गया। जबकि दूसरे कंट्री में क्या हुआ, कई लोग तो हिलने नहीं दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कई लोग जो हिलने नहीं दिए, यानी वहाँ के लोग, भारत के जो लोग थे वहीं के वहीं फंसे रह गए। जैसे गल्फ़ कंट्री में फंसे रह गए। तो हमें तो क्या करना पड़ा, हमें उनके दबाव में तो आना पड़ा, पर हमारे दबाव में क्या हुआ, वो नहीं आ पाया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या था, चैलेंजिंग था कि नहीं? समझ में आ रही बात? दूसरी चीज़ देखिए, आपने कहा था एक बार जमाती का कॉन्सेप्ट आ गया था, आया था कि जमातियों ने फैलाया है। हालांकि हाई कोर्ट ने नहीं माना इस बात को और रिजेक्ट कर दिया। उसमें चलो इंडिया के लोगों को तो आपने कर दिया, तो अपने लोग हैं, अपने में तो लड़ना मरना तो लगा हुआ है। पर उस जमाती में इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका के भी कई लोग थे कि नहीं? उनका इतना प्रेशर पड़ा कि गाड़ी में बैठा के हवाई जहाज़ में भेजना पड़ा था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप तो झुक गए ना जी। अगर पता चला वाकई में हमें हिट करने के लिए भेजा था इन द केस, जैसा कि मीडिया में चला रिपोर्ट, तो इसका मतलब तो आपने मान लिया कि हमें जो है झुकना पड़ गया उनके सामने, सरकार के सामने। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इंडोनेशिया के जो नागरिक थे उनको भेज दिया, आप श्रीलंका के जो नागरिक थे उनको भेज दिए, क्योंकि श्रीलंका ने कहा था कि आप एक ठोकर रखोगे तो हम कई मछुआरों को पकड़ के अभी रख लेंगे। हम कई मछुआरे पड़े हुए हैं, आप उनको अगर टॉर्चर करोगे तो हम टॉर्चर करेंगे। आसानी से छोड़ करके उनको सी ऑफ कर दिया। तो ये हमारी संप्रभुता के सामने क्या थी, चुनौती आ गई थी। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर कॉन्टेक्स्ट पूछे तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। पता चला कि ये कोरोना पूछ रहा है तो अब ये नहीं वन बेल्ट वन रोड नहीं बताना है, कॉन्टेक्स्ट पूछेगा तो कॉन्टेक्स्ट बताना है। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक। उपाय, बात आती है उपाय पे। उपाय क्या किया जाएगा? तो जो रेमेडीज़ है आप उसको बताएंगे, जहाँ जहाँ पे हीट हो रहा है इस पे गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो सारा बताएंगे। फिर आपको आगे के स्टेप में, आपको जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा कि भारत, देखो एक स्पाइस रूट है, स्पाइस रूट, मसाला वाला मार्ग। भारत प्राचीन काल से मसाला बेच रहा है, बात समझ में आ रही है? और जहाँ जहाँ मसाला जाता था उन सारे कंट्री से हमने कांटेक्ट किया है और सारे कंट्री ने एग्री हो गया कि हाँ भारत को साथ देना है। तो इसने मैरीटाइम सिल्क रूट यानी समुद्री रेशम मार्ग को अगर पकड़ा है तो हमने मसाला रूट को पकड़ लिया है और उन कंट्री को अप्रोच कर रहे हैं जो हमें साथ दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ोगे। तो कुछ चीज़ों को मैं छोड़ूंगा थोड़ा सा मेंशन करके, ताकि आप बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, अब ज़रा लिखवाता हूँ आपको, लिखिए। एकदम आराम से लिखना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है? लिखिए, संप्रभुता का आशय है, संप्रभुता का आशय है, क्या हुआ? संप्रभुता का आशय है शक्ति का स्रोत जनता है।
भारत एक संप्रभु राज्य है। इसका अर्थ है, भारत एक संप्रभु राज्य है, इसका अर्थ है कि भारत के ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी, कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जो इसे नियंत्रित एवं निर्देशित कर सके। निर्देशित एवं नियंत्रित कर सके। किसी भी निर्णय में या प्राधिकार के मामले में, किसी भी निर्णय या प्राधिकार के मामले में भारत स्वतंत्र होगा। पैराग्राफ बदल दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, यहां संप्रभुता का अर्थ इस संदर्भ में भी है, यहां संप्रभुता का अर्थ इस संदर्भ में भी है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में निर्णय हेतु स्वतंत्र है। अब ये वाला जो फिगर बनाया था आंतरिक बाह्य, आप पुट कर लेना वहां पर। क्लियर हो गई बात? पैराग्राफ बदल दीजिए। अब लिखिए, यहां आंतरिक मामले का आशय है, यहां आंतरिक मामले का आशय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दे तथा क्या लिखा आपने? धार्मिक मुद्दों लिखिएगा। मुद्दों में बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि बाह्य पक्ष का आशय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर यदि किसी अन्य देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है, और दोनों देशों के बीच परस्पर हितों की पूर्ति होती है। तो वह देश मित्र देश की श्रेणी में पूर्ति होती है।
परस्पर हितों की पूर्ति होती है तो वह देश मित्र देश की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि कोई देश हमारे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाता है और उसकी मंशा भी हानि पहुंचाने की रहती है, तो उस राष्ट्र को या देश को आघोषित रूप से शत्रु की श्रेणी में रखते हैं, आघोषित रूप से शत्रु की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं। भारत किसी को घोषित किया है शत्रु देश, आपको है मालूम? घोषित कर रखा है। याद रखना, ऐसा नहीं कि जोश में आके बोल दिए कि कोई पूछे कि इंटरव्यू पूछते कि भाई शत्रु देश कौन है, तो आप कह देंगे पाकिस्तान और चाइना। नॉर्मली तो यही बोल देते हैं हम लोग। भारत ने किसी को घोषित नहीं किया है। क्यों? आज देखो तो करतारपुर कॉरिडोर, तो फला कॉरिडोर साथ में तो चल ही रहा है, कुछ कुछ बिजनेस तो चल ही रहा है। जाके देखिए बॉर्डर पे अभी इस टाइम में कम से कम 500 ट्रक खड़ा होगा यहाँ पे, गाड़ी, जो पाकिस्तान जाने के इंतज़ार में, और वहाँ के 500 ट्रक यहाँ आने के इंतज़ार में। डू एग्री और नॉट? तो शत्रु के साथ कहीं व्यापार होता है, लेकिन अघोषित रूप में, अघोषित रूप में। याद रखना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? रखते हैं, हाँ। तो आप कहेंगे कि सर घोषित रूप में तो डिक्लेयर नहीं करता है भारत किसी को शत्रु, लेकिन हम इंटरनली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये तरीका होगा। ठीक है, पैराग्राफ बदल दीजिए, पैराग्राफ जरा बदलिए जैसा। देखिए, जहाँ तक संधि का प्रश्न है, देखिए जहाँ तक संधि का प्रश्न है, जहाँ तक संधि का प्रश्न है, तो भारत किसी भी समझौता एवं संधि को, तो भारत किसी भी समझौता एवं संधि को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करता है। किसी भी देश एवं संगठन के दबाव में, किसी भी देश एवं संगठन के दबाव में ऐसा करने से भारत इनकार कर देगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमने इसके मीनिंग लिखवा दिए है ना। अब जरा चुनौती लिखिए, चुनौती, संप्रभुता के समक्ष चुनौती। लिखिए, कश्मीर विवाद पाक के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में, कश्मीर विवाद पाकिस्तान के संदर्भ में,
दूसरा लिखें, चीन के साथ सीमा विवाद। आप डैश करके लिख लो, हाल ही में गलवान घाटी है ना, गलवान, हाल ही में गलवान घाटी में कितने सैनिक शहीद हुए थे? कितना? 24 हुए थे ना? कितना? 40 हो गए थे। लिखो, एग्जैक्ट मैं एक्चुअली डेटा मिस कर गया हूँ कितना है, तो ऐसे लिखते हैं, हाल ही में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का शहीद होना, है ना, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों शहीद होना। एग्जैक्ट नंबर का जरूरत भी नहीं है, आप बस बताना है ना। आपको मालूम होगा ऐसे 8 फिंगर है, फिंगर ऐसे ना, ये फिंगर 8 फिंगर है, 4 पे कब्जा अभी भी उसका है। क्लियर हो रही है? जो कि होना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, बाद में निपटा जाएगा उनसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, चीन का वन बेल्ट वन रोड लिखना। चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी जिसको बोलते हैं, है ना, जो पीओके से होकर गुजरता है। समझ में आ गई होगी बात? नेक्स्ट जरा लिखें, आतंकवादी घटना जी लिख लिया आपने, साइबर अटैक। नेक्स्ट जरा लिखिए, WTO के माध्यम से विकसित देशों द्वारा भारत पर दबाव बनाया जाना। भारत पर, नेक्स्ट जरा लिखिए, के माध्यम से विकसित देशों के द्वारा भारत पर दबाव बनाया जाना। WTO है, क्या है ये? ट्रेड रिलेटेड से एक ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थव्यवस्था में आप जो है, जो टीचर आएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, आप उनसे डिटेल में पूछना है इस चीज़ को। मेरी बात समझ में आ रही है? वरना WTO पढ़ाने लगूंगा अभी। हाँ, संस्था है जो व्यापार को से रिलेटेड काम करती है। बस मैं आपको इतना हिंट दिया, बाकी आप उसको जाके देखना आप इंटरनेट पे, ठीक है। एक तो थोड़ा सा समझ लें आप, वैश्वीकरण तो हम देखेंगे। एक और है, वो जो ग्लोबल वार्मिंग है, एक चैलेंजिंग है। इसमें भारत को झुकना पड़ रहा है कई जगह कि आपको इतना इमिशन ऑफ CO2 वुड बी रिड्यूस्ड बाई 30%, 25%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको घटाना होगा। हाँ, कार्बन रेटिंग को, है ना। तो आपने देखा होगा किस तरह की चीज़ें को भारत को करना पड़ रहा है, तो झुकना पड़ रहा है हमें। तो एक चुनौती है कि नहीं है? यही चुनौती तो लगा था अमेरिका को, तो अमेरिका ट्रंप अलग हो गया था। अब फिर से जो बाइडेन आए हैं तो फिर से वो जा रहे हैं। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो ज़रा लिखिए एक पॉइंट को, ज़रा लिखिए, वैश्विक तापन जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, वैश्विक तापन को लेकर दबाव
नेक्स्ट, वैश्वीकरण को लेकर विभिन्न संधियां, वैश्वीकरण को लेकर विभिन्न संधियां, हो गया चुनौती। समाधान लिख लेंगे आप कि लिखवा दूं थोड़ा सा? तो ज़रा लिखिए समाधान, समाधान ज़रा लिखिए। देखो, पाकिस्तान, हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहाँ से हमने कारण लिखवाया था। पाकिस्तान चुनौती पेश कर रहा था कश्मीर में, तो हमने धारा 370 हटा दिया। समाधान ही के लिए तो हटाया था ना। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको ही थी? देखते हो हंगामा हो रहा था वहाँ के संसद में। क्लियर हो रही बात? तो अगर आपके काम से किसी को दिक्कत हो तो आप समझो कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप ही देखते होंगे आपके घर अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी बहुत कम ही लोग होंगे जिनके विचार आपके प्रति अच्छे होंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं कि बियर बार में बैठे हुए यहाँ के, आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करोगे ही लाइफ में। जो पढ़ेगा वही तो कुछ करेगा। और इनसे प्रॉब्लम किनको होगी? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम उनको होगी जो आपके अपने। पाकिस्तान हमारा ही था। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो 70 साल से अलग हो गया। तो देखो लिखो, धारा 370 को हटाया जाना। समाधान का पहला पॉइंट, धारा 370 को हटाया जाना। दूसरा देखिए, आतंकवादियों के संदर्भ में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति, यानी इसको बोलते हैं शून्य सहनशीलता नीति। शून्य सहनशीलता नीति यानी जीरो टॉलरेंस नीति, जीरो टॉलरेंस नीति। समझ में आ गई होगी बात? नेक्स्ट जरा पॉइंट जरा लिखें आप प्लीज। चीन के संदर्भ में भारत के रुख में कठोरता। चीन के संदर्भ में भारत के रुख में, रुख मतलब इसके जो इनिशिएटिव्स है ना, हाँ, में कठोरता। एवं टिट फॉर टैट की नीति। टिट फॉर टैट समझते हैं? जैसे को तैसे की नीति। आपने देखा होगा तोप लग गया था कि नहीं? गुड। नहीं, जैसे को तैसे वाली नीति, टिट फॉर टैट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। नेक्स्ट जरा लिखिए, नेक्स्ट। साइबर अटैक से निपटने हेतु संगठनात्मक स्तर पर भारत कार्य कर रहा है। संगठनात्मक स्तर पर भारत कार्य कर रहा है। नेक्स्ट जरा लिखिए पॉइंट। वैश्वीकरण के संदर्भ में जो संधियां हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में जो संधियां हैं, वह भारत अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति करने हेतु कर रहा है। के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर रहा है। यही नहीं बल्कि, और चलें इसी लाइन में, यही नहीं बल्कि भारत
अब दानदाता, डोनर्स बोलते हैं इसको, है ना, दानदाता के रूप में भी उभर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट जरा लिखें, वैश्विक तापन से निपटने के लिए, वैश्विक तापन से निपटने के लिए यदि भारत ने कोई प्रकार का समझौता किया है तो इसका एक ही उद्देश्य है कि अपने देश के नागरिकों को इसके होने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचाना। नागरिकों को इससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उससे बचाना। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए, कि कई स्तर पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। मेरी बात समझ में? एग्जाम्पल दे देना, जैसे सोलर अलायंस, पूरी जो दुनिया में सोलर अलायंस जो बना है उसका लीडर अगर देखा जाए तो कौन है? इंडिया है। अब दुनिया का कोई भी कंट्री, चाहे वो चीन को ले लो, चाहे हमारा अगर हम आघोषित दुश्मन मानते हैं तो भी, चाहे अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी कंट्री भारत को अब इग्नोर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब भारत के बिना दुनिया अधूरी है। अगर पाकिस्तान को मैप से हटा दे थोड़ा देर के लिए, इन ग्लोब जो है ना, ग्लोब से अगर हटा दें तो वर्ल्ड को प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर भारत हट जाए तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनी प्रॉब्लम? तो हमने इसके कुछ रेमेडीज़ बताएं, आप और भी सोच सकते हैं आगे। क्लियर हो कि नहीं हो रही है? अब हम लोग आगे चलते हैं, वो है दूसरा क्या है? समाजवादी। तो जरा इसके थीम को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। समाजवादी, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में ही हम लोग चल रहे हैं समाजवाद। समाजवादी भारत कैसा है? सोशलिस्ट है। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, आराम से सुने आप पहले, फिर लिखवाऊंगा इसी तरह से, ठीक है? देखो, समाजवाद एक विचारधारा है जिसके केंद्र में, यानी एक विचारधारा है ये। वाद का मतलब होता है विचारधारा। किसी भी वर्ड में अगर अंग्रेजी में लास्ट में ISM लगता है, यानी इज्म, तो वो विचारधारा हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। और IST लग जाए तो उस विचारधारा को मानने वाला हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सोशल यानी समाजवाद एक विचारधारा है। ये पता है किसने दिया था? बोलिए। एक कार्ल मार्क्स, एक जो है एक दार्शनिक है ना, इन्होंने समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट दिया, और उसका कहना था कि सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? समाज के लिए होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि समाज में असमानता विद्यमान है। क्या है? असमानता विद्यमान है, और असमानता का कारण कौन है? पूंजीपति। हिंदी सही लिखा हूं? ये सही है।
ये पूंजीपति है और ये पूंजीपति के पास धन का क्या हो चुका है, संकेंद्रण है। क्या है? और दूसरा साइड कौन है? वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग है। उन्होंने ऐसा कहा वंचित वर्ग से कि तुम जा कर के छीन लो इसके पूंजी को। मेरी बात समझ में आ रही है? अब छीनने में हो सकता है हिंसा करना पड़े तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समाजवाद का था। इसका मानना सिर्फ एक ही है। इसके थीम में देखो क्या है, इसका निकल के क्या आ रहा है, समानता। मेरी बात समझ में आ रही है? समानता, चाहे अवसर की समानता हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की समानता हो। दूसरा, या संसाधनों के स्तर पर हो, संसाधन सबके पास होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? समाजवाद कह रहा है। लेकिन रास्ता ये क्या कहता है? हिंसक हो सकते हो, यानी थ्रू द वायलेंस यू कैन सेट अप द सोशलिज्म। मेरी बात समझ में आ रही है? और कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज को अपना लिया है। तो एक विडंबना आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, एक कॉन्सेप्ट आ गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, मेरी बात समझ में आ रही है? डेमोक्रेटिक को बोलते हैं हिंदी में लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में का मतलब होता है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार होगा वो क्या होगा? सुरक्षित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और यह क्या कहता है कि नहीं, तुम इसको मारो, छीनो इससे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसमें कोई भी आ जाए, गरीब भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भारत ने क्या किया? इसको लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। अब लोकतांत्रिक यही चीजों को सेटअप करेगा, बस तरीका अलग होगा। यह कहता है हिंसा के थ्रू क्या कीजिए, छीन लीजिए। लोकतंत्र कहता है कि टैक्स लगाइए उस पर। क्या कर लगाइए? टैक्स लगाइए। तो आप मान ले कि 200 करोड़ रुपए का इनकम किया आपने, तो पता चला कि 30% टैक्स हो गया और 5% सेस हो गया आपका, और 5% कुछ हो गया, और कुछ मिला करके इधर उधर 45% कर दिया आपने। यानी 90 करोड़ आप इनसे ले लिए वापस। 90 करोड़ गया कहाँ? गरीबों पे खर्च होगा। ये भी प्रोत्साहित होगा आगे और कमाने के लिए। ये जितना कमाएगा लाभ किसको मिलेगा? हमें भी मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जैसे आप केबीसी में जाइए, कौन बनेगा करोड़पति में, आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा जितना जीतोगे आप। क्लियर हो रही? टैक्स काट लिया जाएगा। हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गांधी जी हमारे देश के, समझ जाइए कि एक धरोहर है ना। इन्होंने सर्वोदय कहा। सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। सबका मतलब, इसका मतलब पूंजीपति भी आ गए, गरीब भी आ गए। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? और सबका उदय सभी तरीके से उदय, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो। लोकतंत्र भी यही कहता है, सबका उदय, प्रत्येक व्यक्ति का। प्रत्येक व्यक्ति को रिवर्स करोगे तो सब होगा कि नहीं? होगा ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा थे। कौन विचारधारा? लोकतांत्रिक समाजवाद। और ये समाजवाद किसका था? कार्ल मार्क्स का। उद्देश्य वही है कार्ल मार्क्स का ही, पर रास्ते हमारे अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? रास्ता हमारा हिंसा वाला नहीं है, लोकतांत्रिक रास्ता है। और लोकतंत्र क्या कहता है? शांतिपूर्ण तरीके से, थ्रू द सिस्टम, तंत्र के माध्यम से। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपका खेत है, 50 एकड़ लैंड है आपका, और पता चला नीचे कोयल निकल गया, तो कोयला आपका ही नहीं होगा, सरकार का होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार ले लेगी और उस कोयले का बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए, झारखंड से कोयला निकलता है, बिजली गुजरात में बनती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? हिंसा के माध्यम से नहीं हुआ। गुजरात के लोग वहाँ छीनने नहीं गए थे, ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। क्लियर हो कि नहीं हो गई? गुड। अब देख तो गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है,
किसी अमीर से पूछिए कि आपको देने का इच्छा करता है, कोई नहीं देता है भाई आज की डेट में। तो सरकार का दबाव है, टैक्स के लिए अगर रेड ना डाले, ये तो ईडी वाले आजकल घूमते ही रहते हैं, है ना। तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि बिना हिंसा किए हुए हम समानता को मेंटेन करेंगे। इसका एक संकीर्ण विचार है। ये कौन सा विचार अभी मैंने बताया, एक छोटे से आयाम है। इसका दूसरा देखो पहलू क्या है। अब हम फाइनली अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। समाजवाद समानता पे बल देता है, चाहे वो प्रतिष्ठा हो या अवसर हो या संसाधनों को लेकर के। लोकतांत्रिक समाजवाद देखो क्या कहता है, चाहे कोई सार्वजनिक जनिक या निजी, दोनों हितों की पूर्ति होगी, दोनों हितों की क्या होगी, पूर्ति होगी। कोई कंपनी है, किसी की बड़ी कंपनी है, तो सार्वजनिक अगर कोई कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, पीएसयू, तो दोनों की हितों की पूर्ति होगी। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको बोलते हैं सह अस्तित्व, यानी दोनों का क्या है, सह अस्तित्व, अस्तित्व, सह अस्तित्व, दोनों साथ साथ। तो आप देखते होंगे कि प्राइवेट कंपनी भी फल फूल रही है तो सरकारी कंपनी भी। आलोचना अलग चीज़ है, हम लोग आएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे। जो अभी अडानी अंबानी जो ये हिट लिस्ट में चल रहे हैं जनता के बीच में, हम लोग आएंगे उस पर। अभी तो अच्छी अच्छी बातें पहले कर लें, है ना। दूसरा क्या है कि भारत यानी राज्य कल्याण करेगा। क्या करेगा, कल्याण करेगा। किसकी, लोगों का। बात समझ में आ रही है। कल्याण का मतलब होता है और विकास, दोनों में फर्क है। कल्याण का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ, हाथ दे के निकाल लिया बाहर, बचा लिया उसको केवल आपने, ठीक है, ये कल्याण कर दिया। कोई बीमार है, दवा नहीं है उसके पास, तो सरकार क्या करती है, फ्री मेडिसिन दे देती है, हॉस्पिटल में चले जाओ, तो कल्याण हो गया, आपका विकास नहीं हुआ। ये क्या कहता है, भारत कल्याण करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, गुड। सभी को क्या करेगा, अवसर देगा। अगर इस अवसर देने में लग रहा है कि किसी को ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको लगता है, किसी जनरल से पूछिए कि किसी को इतना रिजर्वेशन मिल गया, आपको कैसा लगता है। बात समझ में आ रही है। तो वो कहेगा कि नहीं, सही नहीं। लेकिन जिनको मिल रहा है उनसे पूछिए कि क्या इसको हट जाना चाहिए अब रिजर्वेशन। अब घर में उनके अगर आईएएस भी बन गए होंगे अगर रिजर्वेशन से, तो भी कहेगा नहीं हटना चाहिए। दोनों सेल्फिश है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जो आईएएस बन चुका है उनको तो ऐसे गिव अप करना चाहिए, लेकिन वो भी क्या चाहता है, हम ले रिजर्वेशन। ये कहता है कि देखो, अवसर देने के वक्त हो सकता है हमें थोड़ा सा भेदभाव करना पड़े, तो आप हिंसा मत करने लगना। मेरी बात समझ में आ रही है। अहिंसा, देखो रिजर्वेशन मिलता है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने लगा कि नहीं। बात मार्क्स वाला ही पूर्ति हो रही है, पर यहाँ पर हिंसा नहीं हो रहा। तो आप देखते हो कि पंचायत इलेक्शन में महिलाओं का जो है बोलबाला है आजकल, 50% रिजर्वेशन। आप लोग बिहार वगैरह में होंगे, देखते होंगे, कई और भी स्टेट में है। इसका मतलब है कि समानता आ रहा है, हिंसा नहीं। तरीका क्या है, लोकतांत्रिक। संविधान गारंटी में देता है कि लो इतना रिजर्वेशन है आपको, कर रहा है कि नहीं, दो। फिर क्या कहता है, राज्य का दायित्व होगा कि संसाधनों का संकेंद्रण ना होने दे। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी संसाधनों का क्या हो, का संकेंद्रण ना हो। तो देखिए, मान ले कि ये गंगा नदी गुजरी है। अब पता चला कि भाई अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो गंगा नदी को ही खरीद ले, तब क्या होगा, इमेजिनेशन कीजिए। तो गंगा नदी अगर खरीद ले तो लोगों को कभी तो नहाने भी नहीं देगा ये, और उसके पैसे लेंगे टिकट सरकार ऐसा करने नहीं देगी। लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा हो रहा है, जैसे अब कोल एरिया है, अब उसका एलोकेशन हो रहा है, कंपनी को दे दिया जा रहा है। आपने सुना होगा कि ये जो एरिया है, ये मतलब
केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इस समय गैस का भंडार है तो दे दिया गया किसी कंपनी को। तो संसाधनों का क्या है, ये संकेंद्रण है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे क्या होगा, असमानता आ जाएगी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, बात समझ। संसाधनों का क्या हो, वितरण हो। क्या हो, वितरण हो। इसका मतलब है कि इसका वितरण होना चाहिए। अभी मैं समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये इसकी अच्छी अच्छी बातें थी। अब आपको प्रैक्टिकली में चेक करना है। अभी अब भूल जाओ थोड़ा अडानी वडानी को। पहले तो हम आते हैं कि चलो ठीक है, सस्ती तो इसको भी छोड़ते हैं, कल्याण करेगा, सभी को अवसर मिलेगा। और क्या होगा, जब अवसर मिलेगा तो क्या होगा, विकास होगा लोगों का, समानता आएगी। इस समानता की बात करता है ये। क्या करता है, समानता की बात करता है। अब आप चेक कीजिए जरा इसको, भारत को वर्ल्ड लेवल पे ले जा करके, कि कहाँ पे ये फुलफिल कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। तो देखो कुछ इंडेक्स है। क्या है, इंडेक्स। जैसे HDI, भारत का, इंडिया का रैंक देखना आप। इंडिया का रैंक देखिए, रैंक तो कितना आता है इंडिया का, 139 रैंक है। अभी मेरी बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं और 139 रैंक ला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके यहाँ असमानता भी है, अवसर नहीं मिल रहा, कल्याण भी सही से नहीं हो रहा। तो क्यों? क्योंकि HDI में क्या है, आय की बात करता है, जीवन प्रत्याशा की बात करता है। जीवन सबसे लंबी किसकी होगी, जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी कि नहीं। गांव में बच्चे 5 साल बड़ा होते होते मर भी जाता है कई बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको कई बीमारियां होती, कुपोषण के शिकार होते हैं। तो HDI में पीछे होना। दूसरा देखोगे आप, लैंगिक असमानता, असमानता। पता है भारत कितना भी है, मेरी बात आ रही है, 108। कितना पीछे चल रहा है। डेटा अभी नहीं लिखेंगे हम, डेटा जब एग्जाम जब देने जाओगे जिस ईयर में, उस ईयर में डेटा को अपडेट करके जाना होगा। बस हम बता रहे हैं अभी आपको, और इतना जल्दी सुधार होने वाला भी नहीं है, ठीक है। देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट, हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। देखिए भारत कितना नंबर पे है, बहुत पीछे है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हैप्पी कौन होगा इंसान, जहाँ सबको अवसर मिले, होगा कि नहीं। घर में एक आदमी को खाना ना मिले और सब लोग गुलछर्रे उड़ाए तो अच्छा लगेगा उसको? तो क्या होगा, अरे मतलब वही भाषा है, आप समझ सकते हैं। लैंग्वेज कभी कभी गांव वाला भी आती है, तो क्या लगेगा, हैप्पी रहेंगे वो? नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि अभी भी हमारे के यहाँ असमानता है, पिछड़ापन है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रतिष्ठा अभी भी लोगों को नहीं मिल रही है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? मुखिया बन गई महिलाएं, पर पति यूज कर रहा पावर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं समाजवादी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अपनाया जरूर है, पर अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। क्लियर हो रही बात? आपको लिखना किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, आपको पूछेगा भी कि इसकी चुनौतियां बताएं या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसके रीजन बताएं, तो आप ये सब को भी मेंशन करोगे, तभी आपके आंसर डिफरेंट होंगे सबसे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और कंपैरिजन करने के लिए यानी करेंट को डालेंगे, और करेंट को हम कहाँ से, वर्ल्ड लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। तो एक अगर स्टूडेंट केवल यहाँ लोकल बात करेगा और एक भारत को इंटरनेशनल स्तर पर कंपैरिजन करेगा, दोनों के अप्रोच में फ़र्क तो होगा ही, तो आपके आंसर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने मार्क्स सबसे ज़्यादा अगर गेन किए हैं किसी पेपर में तो पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ, जो मैं पढ़ाता हूँ दोनों पेपर। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाने से ज़्यादा जान गए, नहीं, आप हमसे ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट को याद रहता है फैक्ट्स वगैरह, लेकिन उन पॉइंट्स को डालते हैं जो अन्य की कॉपी में नहीं रहेगी, तभी तो एक एक नंबर का लीड लोगे ना भाई, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों को डालना है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे चुनौतियाँ देखना है। दूसरा चीज़ आप देखोगे, संसाधनों का संकेंद्रण के स्तर पे हम बता रहे हैं।
आप देखा होगा कि विनिवेश नीति आ गई। विनिवेश नीति सुना है? विनिवेश का मतलब समझते हैं आप? नहीं। देखो, ये है आपका रेलवे। क्या है ये? रेलवे सरकारी है, और माना कि रेलवे का पूरा दाम, रेलवे का 100 रुपये में रेलवे खरीद सकते हो आप। माना, जैसे मैथ में माना कि x है ना, तो ये 100 है। सरकार क्या कर रही है? इसको बेच दे रही है। निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना, और विनिवेश का मतलब होता है पैसा जो लगा है वो उसको निकाल लेना। क्लियर होगी? इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सरकार क्या करेगी? बेचेगी तो पैसा आएगा ना बदले में। तो अब बताइए, रेलवे सरकारी था तो हम लोग फ्री में भी चढ़ जाते थे। अगर अंबानी खरीद लेगा तो गेट में सटने भी नहीं देगा। डू यू एग्री और नॉट? छू भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग आदमी तो जैसे होता है कि प्लेन पे जैसे नहीं चढ़ाऊँ तो कम से कम एक बार छू लेते हैं, टच करके देख लेते हैं जी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो ऐसा भी नहीं होने देगा। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी एसी में सफ़र नहीं किया है भारत में, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। अरे स्लीपर में नहीं सफ़र किया है। और जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो दाम बढ़ेगा टिकट का या घटेगा? तो वो तो सपना भी नहीं सोच पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो संसाधन जो है, जो पब्लिक की थी, वो संकेंद्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली द हीटिंग द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द कंट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? इन पूरा पैटर्न को हीट कर रहा है। ये हम चुनौती लिख रहे हैं, ठीक है? फिर हम बाद में बैलेंस कर देंगे चीज़ों को कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है ना? क्या हुआ? हाँ, वाई नॉट। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से ही तो लोगों को कल्याण हो नहीं पा रहा। पैसे निकले यहाँ से, वहाँ से मिले नहीं। आप बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनिए, बिल्कुल बिना डर बिना भय, है ना? अब देखिए, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, इसमें हो क्या रहा है? पहले लाइसेंसिंग राज था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब क्या, बिना लाइसेंस का जो दिल करे वो काम कर लो, 2-4 को छोड़ दीजिए। तो जैसे परमाणु बम बनाने के फैक्ट्री नहीं खोल सकते आप, बंदूक बनाने की फैक्ट्री नहीं खोल सकते। तो कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, तो बाकी हर जगह उदारीकरण आ गया, उदार हो गया ये सरकार। और इसका ये हो रहा है कि संसाधनों का संकेंद्रण होता जा रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ट्राइबल सोसाइटी में जाओगे आप, तो वहाँ पे जंगल है, जंगल पे उसका अधिकार है, सदियों से चला आ रहा है, और वो लोग खुश रहते हैं। और आप उनको वहाँ से हटा दिया, और वो संसाधन दूसरे के हाथों में चला गया। उदारीकरण है, तभी तो आपने दे दिया, छूट दे दिया उनको। पहले क्या था? आसान नहीं था लेना उनको, अब क्या आसान हो गया। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अब देखो, अभी मान लें कि फार्म जो लॉ है, इसमें क्या है कि आवश्यक वस्तु का भंडारण जो है, आप पहले करना मना था, अब कर सकते हैं। आप चिप्स वगैरह कभी खरीदे होंगे, लेज वाला पैकेट इतना बड़ा फूली हुई रहती है, एक आलू उसमें डाला रहता है। बात समझ में आ रही है? किसान से ख़रीदा था 5 रुपये केजी, और वो चिप्स कितना में? 40 रुपये में। अन्याय हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही होना रहेगा। तो बताइए, गरीब जो है कभी यूज़ कर पाएगा बेसिक आइटम्स फॉर द ईडेबल? नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो पैटर्न है, इसको वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आर्थिक नीति में हो रहा है ना? तो ये सारे को हम लोग आलोचना करेंगे, लेकिन इसके समाधान के उपाय बताना होगा। तो समाधान के उपाय जब जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं से आपको हिट भी करना होगा। क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो इसको सारे बताने के बाद फाइनली आप, सरकार है, सिस्टम है, तो फेवर करना है, पंगा नहीं लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी सरकार कर रही है सोच समझ के करे, पर इसमें सुधार के उपाय तो बता सकते हैं। फाइनली ये नहीं देख सकते नहीं बिल्कुल यह बात से सहमत है कि सरकार गलत कर रही है, दैट्स इट, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग। जो भी गवर्नमेंट करती है बहुत रिसर्च करके करती है, ऐसा हम लोग को मानना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और आप इतना जान लो कि जब तक आपका IAS कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक मोदी जी हिलने नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो आप इत्मीनान से पंगा लेने की कोशिश मत करना, जो है बताएंगे हम, पर सुझाव जरूर दे सकते हैं जो स्मार्ट सुझाव होगा, है ना? तो लिख लें हम लोग, है अभी 10 मिनट, जब जितना तक संभव हो सकता है लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए।
समाजवाद एक अवधारणा है, समाजवाद एक अवधारणा है जो समानता के प्रत्येक आयाम को, जो समानता के प्रत्येक आयाम को शामिल करती है। अवधारणा स्त्रीलिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, शामिल करती है। जैसे जैसे डैश लिख दीजिए, जैसे डैश और नीचे से लिखना 1 2 1 2। संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण अर्थात संसाधनों पर सबका समान अधिकार। नंबर 2, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। पैराग्राफ बदल दीजिए, अब नीचे से पैरा में लिखिएगा, लिखिए हालांकि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जो पंडित नेहरू की विचारधारा से प्रेरित है। जिसका निम्नलिखित अर्थ है। डैश डैश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी दोनों की भागीदारी हो, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी हो, अर्थात सह अस्तित्व मतलब दोनों का अस्तित्व हो, है ना, सह अस्तित्व हो। नंबर 2, विशेषाधिकार वर्ग का अभाव, विशेषाधिकार वर्ग का अभाव। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, असमानता गरीबी, भूखमरी एवं बीमारियों का उन्मूलन। नेक्स्ट पॉइंट, समानता स्थापित करने के लिए अवसर पर बल एवं प्रतिष्ठा का संरक्षण। समानता स्थापित करने के लिए अवसर पर बल एवं प्रतिष्ठा का संरक्षण। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा का संरक्षण, रक्षण।
प्रतिष्ठा का संरक्षण। देखो, महिलाओं को 3 तलाक से बचाया तो संरक्षण किया उनकी प्रतिष्ठा को। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी अगर डिस्कस करें कि डिस्कस द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपको क्या क्या बताओगे? यही सब बताओगे ना। अभी क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको और अभी बहुत लगेगा, मुझे लगता है पूरी क्लास कल की लगेगी। आसान नहीं है। अभी तो मैं आपको, क्योंकि टाइम मेरे को हो गया है ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता के स्टॉप करूँगा। कल पूरी क्लास लगेगी इसका। इतना आसान नहीं है। पूरा निबंध लिख दोगे अगर अच्छे से प्रियम्बल पढ़ लोगे तो। मेरी बात समझ में आ रही है? और मैगजीन करंट अफेयर कैसे ऐड करना है, ये सब को देखना होगा हमें। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट इसी में। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखो ये पॉइंट को देखो कहाँ से हिट करेंगे हम, आलोचना कहाँ से करेंगे। आपने सुना होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नाम सुना आपने? नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स अलग है, मल्टी डायमेंशनल। मैंने क्या लिखा? जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मूलभूत आवश्यकता क्या क्या हो सकता है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसमें आप देखोगे तो भारत बहुत पीछे है, और यही आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल देता है ये, और इसमें बहुत पीछे। इसका मतलब है कि अभी काम करने की ज़रूरत है। ये जितना रैंक लिख रहे हैं ना, सबको याद रखना है, आपको पुट करना है ना। तो हमने सिर्फ आपको मीनिंग बताएं आज। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और मीनिंग से ही काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए काम क्या गवर्नमेंट कर रही है ये बताएंगे पहले, तब फिर आलोचना करेंगे, फिर रेमेडीज़ वगैरह भी कुछ और होगा। लंबा चौड़ा डिस्कशन है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और कल हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।